सभी साथियों को नमस्कार। आई थिंक लॉकडाउन का आप पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, बढ़िया से आप पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं पूरा जो है एक एक मिनट आप यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। और जो दोस्तों इस लॉकडाउन का अगर आप सच्चे अर्थों में वाकई में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वाकई में कई बार जो है मैं ये बात सार्वजनिक रूप से भी बोलता हूँ कि मतलब तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दें। इतना मतलब बिना किसी दिखावे के चुपचाप जाना, अपन को वैसे भी कहीं नहीं है ना, मार्केट अपन को जाना नहीं है, पड़ोसी अपन को घुसने नहीं देते, रिश्तेदारी में अपन जा नहीं सकते, कोई काम से अपन निकल नहीं सकते। तो दोस्तों काम सिर्फ एक ही है, वो है पढ़ना, है ना। पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, अपने साथ ईमानदार रहते हुए आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई जो है मतलब सुपर से भी ऊपर रहेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। और आप इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों से, क्योंकि अपन को तो लाखों लोगों को काटना है ना, तो उन लाखों लोगों को जो है पीछे छोड़ने के लिए जो है आप बिल्कुल अपने आप की कमर कसे हुए हैं। मुझे पता है वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो साथी मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर दूसरी बातों में मन लगा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि उन बातों में आप मन कम लगाएं, है ना। क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है ना अपने लिए, क्योंकि ये जो है बेटा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा लॉकडाउन, क्योंकि सारे लोग पढ़ने में बिजी हैं और जिन जिन को सुविधा उपलब्ध है वो कहीं ना कहीं से उनके पास जो ऑफलाइन कंटेंट है वो पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ऑनलाइन कंटेंट भी पढ़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है आप जो है सब लोग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है उनमें पीछे न रह जाएं। इसके लिए मैंने यही सोचा था कि यही सोच के हमने ये प्रयास किया कि कम से कम अपने स्टूडेंट पीछे न रह जाएं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट तो आपके पास पहुँचे हों, और आने वाले दिनों में जो है ऐसा लग रहा है कि इंक्रीज होंगे सब्जेक्ट भी, और आप तक वो सारे सब्जेक्ट पहुंचाने की कोशिश रहेगी। दोस्तों अपन बाल विकास CDP में जो है एक टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना, और टॉपिक का नाम था, अपना टॉपिक जो था वो था वंशानुक्रम। और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वंशानुक्रम एवं शिक्षा। यानी एक शिक्षक के लिए जो है, आपके लिए और मेरे लिए जो है इस वंशानुक्रम की जानकारी जो है क्यों आवश्यक है ना। अपन जो है इस वंशानुक्रम को जानकर क्या कर सकते हैं, ये बात अपन पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों लेकिन मैं आपको 4 जो है महत्वपूर्ण शब्द बताने वाला हूँ, है ना, मतलब बहुत महत्वपूर्ण, जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी बहुत प्रबल है ना। तो 4 कंसेप्ट है ये, मान लीजिए छोटे छोटे, आप बिल्कुल उनको समझेंगे, आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी है ना। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आपके सामने पहला जो शब्द है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये है आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस है ना। आइडेंटिकल ट्विंस को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो इनको बोलते हैं समयुग्मक, या इनको दूसरा नाम इसको ऐसा भी बोला जाता है मोनोजाइगोटिक, है ना। ये 3 नाम है ना, मतलब नाम एक ही है, इसके पर्यायवाची है ना। क्या है? समयुग्मक है, आइडेंटिकल ट्विंस है, और क्या है, और मोनोजाइगोटिक है। दोस्तों आप जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं, जुड़वा बच्चे जानते हैं ना। क्या जानते हैं? जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो जो है 2 प्रकार के होते हैं, है ना। जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार मैंने आपके सामने लिख दिया है, वो लिखा है क्या, आइडेंटिकल ट्विंस, समयुग्मक और युग्मज मान लीजिए, युग्मक मान लीजिए, और मोनोजाइगोटिक, ये तीनों एक ही नाम है। दोस्तों क्या होता है कि जो जाइगोट होता है, संयुक्त कोष जो होता है, जाइगोट होता है, उस एक ही जाइगोट से निषेचित होकर जब 2 अलग अलग बच्चे बनते हैं गर्भ के दौरान, 2 अलग अलग शिशु बनते हैं, है ना, 2 अलग अलग शिशु
बनते हैं, है ना। तब जो है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। इनमें जो है इनकी खास बात क्या होती है, इनमें जो जितने भी जीन होते हैं वो जीन क्या होते हैं, वो जीन क्या होते हैं, समान होते हैं। इन बच्चों का रंग, इन बच्चों का रूप, इन बच्चों का आकार और इन बच्चों का लिंग, इन बच्चों का लिंग भी समान होता है ना। कहने का मतलब ये है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो जो है, अगर आपको एक को छिपा लिया जाए, इस वाले को छुपा दिया जाए और इस वाले को दिखा दिया जाए तो अपन पहचान नहीं पाएंगे कि पहला वाला कौन सा था और दूसरा वाला कौन सा है ना। कारण क्या है, और देखिए दूसरा क्या है कि ये जो आइडेंटिकल ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस जो है गर्भ के दौरान एक ही नाल, गर्भनाल होती है ना जिससे बच्चा पोषण प्राप्त करता है ना, तो एक ही नाल से जुड़े हुए रहते हैं, उसी नाल से जो है वो अपना पोषण जो है साझा करते हैं, है ना। तो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न जो है इसमें किस प्रकार से बनने वाला है ना। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है समयुग्मक, आपको नाम याद रखना है, आइडेंटिकल ट्विंस आपको नाम याद रखना है, और क्या नाम याद रखना है, आपको नाम याद रखना है मोनोजाइगोटिक, है ना। ये तीन नाम याद रखने। ये ऐसे कौन से जुड़वा बच्चे हैं ना जो है, तो ये जुड़वा बच्चे जो है ना आइडेंटिकल ट्विंस वाले, इनमें जो है, इनमें इन बच्चों में 100% जो है जीन जो है पैतरे, है ना, पैतरे जो है वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल समान प्रकार के होते हैं, यानी स्वभाव ही ऑलमोस्ट इनका एक जैसा ही होता है, आवाज भी इनकी लगभग एक जैसी होती है। तो जब दो अलग अलग शिशु बनते हैं किससे, एक ही संयुक्त कोष से, ये दोस्तों संयुक्त कोष है, इस संयुक्त कोष का नाम ही जो है अपन ने अंग्रेजी में पढ़ा था क्या, जाइगोट, है ना। एक ही कोष से जाइगोट से बनने के कारण इसको क्या कहा जाता है, मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है ना। तो दो अलग अलग शिशु बनते हैं, एक ही अंडा जब निषेचित होता है, एक ही अंडे से निषेचित होकर जब दो अलग अलग शिशु बनते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस है। इनके 100% जीन जो है वो समान होते हैं, ये रंग रूप आकार लिंग में भी क्या होते हैं, समान होते हैं, और ये गर्भ के दौरान जो है पोषण प्राप्त करने के लिए जो है माता के गर्भ में जो है एक ही नाल जो है वो साझा करते हैं। पहली बात तो ये, जो पहला शब्द आपको मैं समझाना चाह रहा था वो यही वाला है दोस्तों, ये वाली बात समझ आएगी। प्रश्न में बताऊंगा अगला शब्द आपको समझाने के बाद। तो पहला शब्द आपने आराम से समझा, है ना। अब अपन दूसरा शब्द समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा शब्द क्या है, देखिए, हाँ, जिन्होंने नहीं देखा है पहली बार देख रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से उनके लिए बढ़िया समझने वाली बात है ना। हाँ, और आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। CTT में भी पूछे जा रहे हैं, DSSB में भी पूछे जा रहे हैं, और अब चूंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन रीट पढ़ रहे हैं, विशेष रूप से रीट पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ भी इस तरह का प्रश्न कोई हमसे पूछ ले तो अपन जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे, ऐसे प्रश्नों के लिए अटके नहीं अपन। तो दोस्तों पहला प्रकार कौन सा हो गया, पहला प्रकार हो गया आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। अब अपन दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो है, ये है फ्रेटर्नल, है ना, फ्रेटर्नल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस इनको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है बंध युग्मज, है ना। क्या बोला जाता है, बंध युग्मज बोला जाता है ना। अब जो है ये क्या होते हैं दोस्तों, ये जो दोनों जुड़वा बच्चे बनते हैं, ये जो जुड़वा बच्चे बनते हैं, तब जो है दो अलग अलग अंडे निषेचित होते हैं, और दो ही क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, है ना। दो ही क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं ना। और दो क्या बनेंगे, दो अलग अंडों के निषेचन से बनते हैं। बात याद रखेंगे आप, दो अलग अलग अंडों के निषेचन से बनते हैं। संभावना क्या रहती है, संभावना ये रहती है
कि इन दोनों जुड़वा बच्चों में 50% जो है वो जीन जो है वो कैसे होते हैं, समान होते हैं या इसके समान होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसकी संभावना रहती है। और क्या है, ये जो है रंग, रूप, आकार व लिंग में कैसे हो सकते हैं, लिंग में एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं, है ना, ये एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। तीसरा क्या है, ये जो है गर्भावस्था के दौरान दो अलग अलग नाल साझा, दो अलग अलग नाल जो है वो प्रयोग करते हैं, है ना, साझा नहीं करते हैं, दो अलग अलग नाल जो है वो प्रयोग की जाती है। अब ये देख लीजिए है फ्रेटर्नल ट्विंस, है ना। तो फ्रेटर्नल ट्विंस क्या हो गया, जरा बताइए तो, आराम से देखिए और फिर बताएं मुझे, है ना, इत्मीनान से, आराम से आप देख लीजिए, आराम से क्या देखेंगे, आराम से देख लीजिए। ये है फ्रेटर्नल ट्विंस, है ना, फ्रेटर्नल ट्विंस है ये, है ना। आराम से आप इसको देख लीजिएगा, है ना। क्या देख लिया कि ये जो है बंद युग्म है ना, बंद युग्मज हैं, और ये दोनों जो हैं जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल ट्विंस या समयुग्मज या मोनोजाइगोटिक से भिन्न है। कारण क्या है कि ये दो अलग अलग अंडों के निषेचन से बनते हैं, और संभावना क्या रहती है कि इनमें 50% जीन ही जो है दोनों जुड़वा बच्चों में समान होते हैं। इनका रंग, रूप, आकार, लिंग एक दूसरे से कैसा हो सकता है, भिन्न हो सकता है। और जैसे आइडेंटिकल ट्विंस जो है गर्भावस्था के दौरान एक ही नाल साझा करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है ये जो बच्चे हैं जुड़वा बच्चे, ये गर्भावस्था के दौरान दोनों अलग अलग नाल से जुड़े हुए होते हैं, दो अलग अलग नालों से जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा था और बताना भी चाह रहा था कि प्रश्न जो है इसमें इनमें से कैसे पूछे जा सकते हैं। आजकल ये प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए जो है मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बताना चाहिए, उपयुक्त जो है मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अलग से कहीं इनका जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है ना। कारण क्या है कि वंशानुक्रम के दौरान जो है अपन आगे भी जो है सारी अवस्थाएं पढ़ेंगे गर्भावस्था की, तो वहाँ भी ये अपने काम आने वाली सारी बातें हैं, है ना। तो क्या दिक्कत आई, दिक्कत ये आई कि प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा दोस्तों कि दो जुड़वा बच्चों की आँखों के रंग में अंतर है। दो जुड़वा बच्चों की आंखों के रंग में अंतर है, मतलब एक की आंखें ब्राउन है, एक की आंखें ब्लू है ना। अब आपको पहचानना है, क्या पहचानना है कि ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं या फिर ये जो है फ्रेटर्नल ट्विंस है ना। ये आपको बिल्कुल इसमें पहचानना है ना। पहचान लेंगे आई थिंक आप, है ना। कैसे पहचान लेंगे, अपन ने अभी अभी पढ़ा था कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनका रंग, रूप, आकार और लिंग वो बिल्कुल क्या होता है, वो समान होता है ना। और यदि दूसरा अपन ने पढ़ा था कि फ्रेटर्नल जो ट्विंस होते हैं उनका जो है वो जीन भी समान नहीं होते सारे के सारे, और जो है रंग, रूप, आकार और लिंग में भी भिन्नता पाई जा सकती है। तो एक शब्द में ही जो है बस इतनी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना दोस्तों। आपको हिंदी में इनके अलग अलग नाम हो सकता है मिल जाए, कोई किसी का कुछ भी नाम मिल जाए, है ना। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। आपका पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों बाइलिंगुअल आता है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये दो ही नाम याद रखने हैं। पहला नाम क्या याद रखना है, पहला नाम याद रखना है आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरा नाम क्या याद रखना है, दूसरा नाम दोस्तों अपन को याद रखना है फ्रेटर्नल ट्विंस, है ना। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। और मैंने आपको अभी भी बताया था कि 4 शब्द आपसे बताने वाला हूँ, है ना। टॉपिक शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको जानकारी में ये डाल दिया। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फ्रेटर्नल ट्विंस। तो इस तरह के और भी प्रश्न जो हैं बन सकते हैं, वो परीक्षा में अपन से पूछे जा सकते हैं, ठीक। हाँ
ये 2 शब्द हो गए अपने पास। आज के कितने शब्द हो गए? 2 शब्द अपन ने पढ़ लिए है ना। तीसरा शब्द जो है वो है सुजनन विज्ञान, है ना, या फिर सुजनन शास्त्र, या फिर सुजननिकी, है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स, है ना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूजेनिक्स, ये नाम इसको बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चारों नाम देख लीजिए, इत्मीनान से, है ना। चारों नाम सेम है ना, अलग अलग नहीं। यूजेनिक्स हो गया,
तो ये चारों शब्द जो है आज के टॉपिक से पहले मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आप जो है आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इनको बढ़िया से जो है नोट कर लीजिए चारों शब्दों को। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप जो है एक रफ रजिस्टर रखें, उसमें महत्वपूर्ण शब्दों को, सारे महत्वपूर्ण शब्दों को जो है नोट करते जाएं। आप देखेंगे बहुत सारा पेपर जो है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तो खुद को यकीन नहीं आता। पिछला जो रीट में पढ़ाया था, बहुत सारे विद्यार्थी आप जानते हैं ना, मतलब 60 क्वेश्चन जो थे उनमें से 57 क्वेश्चन जो है इसी तरह करने पढ़ा दिए थे ना, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को तो आंसर ही नहीं मिले थे ना। तो कोशिश अपनी यही है कि अपन अधिक से अधिक जो है बढ़िया चीज़ें आपको पढ़ाएं, और मैं तो खोजकर आपके लिए सारी चीज़ें लाता हूँ कि कोई चीज़ आपके सिलेबस से बाहर निकल न जाए, है ना। तो अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? वंशानुक्रम और शिक्षा, है ना। तो ये इसलिए टॉपिक ज़्यादा ठीक है क्योंकि अपन पता लगा सकते हैं क्या कि एक शिक्षक के लिए जो है ये वंशानुक्रम की जानकारी क्यों आवश्यक है। दोस्तों पहली बात ये है कि जो शारीरिक भिन्नताएं होती है, जो भिन्नता होती है, शारीरिक भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता, है ना। वैयक्तिक भिन्नता का कारण जो है, का कारण क्या होता है? का कारण वंशानुक्रम होता है। एक शिक्षक को यह बात ध्यान रखनी चाहिए। तो शारीरिक भिन्नता और व्यक्तिगत भिन्नता का कारण जो है किसको माना जाता है? वंशानुक्रम को माना जाता है। तो जब अब आप और हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तब जो है अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए। किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थी की शारीरिक क्षमताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा विद्यार्थी कितना काम कर सकता है ना। अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग जो है गुणों में जो है एक्सपर्ट होते हैं, है ना। और आपने देख लिया दोस्तों, क्या देखा आपने? ये देखा कि कई बार ऐसा आता है कि अंडर 17, अंडर 15, है ना, अंडर 19। तो ये जो अंडर 19 और अंडर 15 और ये जो भी खेल प्रतियोगिताएं होती है ना, ये जो है इन शारीरिक भिन्नताओं को, उनकी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जो है इसका डिवाइडेशन किया जाता है ना। और क्या फिजिक्स जो है 5वीं क्लास में इसलिए नहीं लगाई जाती कि वो जो है मतलब समझ ही नहीं पाएगा कोई, है ना। मानसिक क्षमताएं उसकी ऐसी नहीं होती है। तो शिक्षक के लिए सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है क्या है कि जन्मजात जो प्रवृत्तियां हैं, है ना, या जो शक्तियां हैं, है ना, जन्मजात जो शक्तियां हैं वो जो है प्रत्येक विद्यार्थी में होती है ना। ऐसा नहीं है कि आप और हम सब में कोई ना कोई बेटा क्वालिटी निश्चित रूप से है। अपने आप को कभी भी हीन न समझे, है ना। और आप में जो क्वालिटी वो किसी और में वो क्वालिटी है भी नहीं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, है ना। तो क्या हुआ कि जो है इन शक्तियों को शिक्षक को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बहुत एनर्जी वाला स्टूडेंट है, बहुत जो है एनर्जेटिक है, तो उसको कुछ ऐसे खेल में लगा दीजिए ताकि वो उस खेल में अपना कैरियर बना दे। और कोई बहुत गुस्सा करने वाला है, क्रोध करने वाला है, तो उसको बार बार जो है कुछ ऐसे पाठ पढ़ाएं, ऐसी सीख दें कि वह जो है एक ही टारगेट कर ले कि मुझे जो है सेना में जाना है और अपने दुश्मन को जो है बिल्कुल नाको चने चबा देना है। तो इस तरह से जो है जन्मजात प्रवृत्तियों का नर्चर जो है अपन निश्चित रूप से बिल्कुल कर सकते हैं ना, आराम से इन जन्मजात प्रवृत्तियों का और जन्मजात शक्तियों का अपन बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। तो एनर्जी वाले गेम में लगा दीजिए, उसमें लगा दीजिए, या फिर कुछ अंतर्मुखी जो विद्यार्थी होते हैं ना, आपने बिल्कुल नोटिस की होगी ये बात, अंतर्मुखी
तो पांचों बातें आपने लिख ली, नोट कर ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। प्रश्न कैसा बन सकता है? प्रश्न तो एक ही बन सकता है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम की आवश्यकता क्यों है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है शिक्षक के लिए वंशानुक्रम की आवश्यकता को इंगित नहीं करता है। तो तब आप वहां जो इसको निकाल के बाहर कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, जहां तक मेरा सोच रहा हूँ। एक बात बेटा आप नोटिस करना बिल्कुल है ना, क्या नोटिस करनी है कि कोई भी शिक्षक है, चाहे मैं हूँ चाहे आप है ना, शिक्षक जो है मंदबुद्धि जो विद्यार्थी है, मंदबुद्धि को तीव्र बुद्धि नहीं बना सकता। कारण क्या हो गया, पता चल गया ना आपको। बुद्धि कहाँ से आती है? बुद्धि वंशानुक्रम से आती है ना। मंद बुद्धि को तीव्र बुद्धि नहीं बना सकता और तीव्र बुद्धि को चैलेंज नहीं कर सकता। तीव्र बुद्धि को क्या नहीं बना सकता? मंद बुद्धि नहीं बना सकता, है ना। कहीं आपको कोई स्टूडेंट चैलेंज करते तो बोले तुझे तो जो है मैं कम बुद्धि वाला बना के छोड़ दूंगा, नहीं। या फिर कोई किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल 10 बार बताने पर एक बार भी नहीं सीख पा रहा है, आप जोश में आ जाए साहब मैं इसको समझाऊंगा, मैं इसको जो है टॉप करा के, नहीं बेटा। अभ्यास से थोड़ा थोड़ा वो सीख सकता है, लेकिन मंद बुद्धि है तो वो प्रतिभाशाली नहीं बन सकता, और तीव्र बुद्धि है तो वो बिल्कुल जो है मंद बुद्धि नहीं बन सकता। ये आप नोटिस कर लेना इस बात को, है ना, बढ़िया से। आप और हम सब लोग क्या हैं, शिक्षक ही हैं, तो आप इस बात को नोटिस कर लेंगे। और क्या बात नोटिस करेंगे कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो भी किस पर आधारित है? वंशानुक्रम पर आधारित है ना। देखिए आप लोग जो हैं, आप लोग वाकई में पूरी क्षमतावान लोग हैं। एक जगह बैठे बैठे 16-16 घंटे पढ़ लेते हैं, है ना। मैं एक जगह बैठकर जो है आधे घंटे नहीं पढ़ पाता हूँ, है ना। तो आप जो 16 घंटे पढ़ते हैं वो आपकी प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो है उसका कुछ प्रभाव जो है वंशानुक्रम आधारित है। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसका कारण भी क्या है? उसका भी वंशानुक्रम आधारित ही कारण है ना। तो आराम से आप इसको समझेंगे। क्या समझेंगे? कि वाकई में सीखने की प्रक्रिया जो है, एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि कोई विद्यार्थी ज़्यादा सीख रहा है तो ऊपर वाला टॉपिक आप याद कर लीजिए, बुद्धि वाला, या किस तरह से सीख रहा है ये भी जो है उस पर किस पर आधारित है? वंशानुक्रम। कितने घंटे पढ़ रहा है ये भी किस पर आधारित है? वंशानुक्रम पर आधारित। हालांकि इन सारी चीज़ों का अफेक्ट कौन करता है? वातावरण करता है ना। इतनी भयंकर गर्मी होती है, गर्मी में आपको बोल दे आप 16 घंटे पढ़ो तो आप नहीं पढ़ पाओगे। बढ़िया आपको क्लाइमेट दिया जाए इसमें आप बोले 16 क्या बोले गुरुजी हम तो 20 घंटे पढ़ दें, है ना। ये वाली बात है। तो नर्चर भी बहुत कुछ मायने रखता है इसमें, है ना। तीसरा क्या है कि कुछ जन्मजात शक्तियाँ अपरिवर्तित रहती है ना। जन्मजात शक्तियाँ क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है ना। कि मान लीजिए कोई काला कलूटा विद्यार्थी आपके सामने आ जाता है ना, क्या चल गोरा हो गया, मैं तुझे गोरा हो गया तो बेटा नहीं, बेटा बिल्कुल नहीं। त्वचा का रंग आप बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं आप अपनी त्वचा रंग, है ना। अब वो तो बहुत सारे लोग जानते हैं कैसे बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, है ना। कुछ बदलने वाले जानते भी हैं कि कैसे बदला जाता है। त्वचा का रंग नहीं बदल सकते, आंखों का रंग नहीं बदला जा सकता, बालों का रंग भी नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है क्या? मन मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि हाँ बदला जा सकता है गुरुजी, बहुत सारे कलर लगा के और रंग बदला जा सकता है ना। तो आंखों का रंग जो है ये बदला नहीं जा सकता। मूल प्रवृत्तियां होती है उनको जो है कुछ हद तक जो है मूल प्रवृत्तियों को अपन अभ्यास के माध्यम से उनको थोड़ा सा बदल सकते हैं। और ये जो अंतिम टॉपिक है वो ये है कि शिक्षक को कभी नहीं ये सोचना चाहिए, शिक्षक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए। क्या नहीं सोचना चाहिए शिक्षक को कभी? कि वो सभी विद्यार्थियों को एक समान स्तर पर ले, यानी क्लास के सभी स्टूडेंट 90% आएंगे, ये एक शिक्षक को कभी नहीं सोचना चाहिए। दूसरा क्या नहीं सोचना चाहिए? दूसरा ये नहीं सोचना चाहिए कि शिक्षार्थियों की कमजोरियों को दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। किसके माध्यम से? अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से। तीसरा क्या है कि विद्यार्थियों में क्षमता विकसित नहीं हो सकती। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करवाते हैं, प्रयास करते हैं तो क्षमताएं भी विकसित हो जाती है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी अपनी क्लास थी। 4 आपने मुख्य बिंदु इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो पढ़ लिए, और शिक्षक और वंशानुक्रम से संबंधित जो है अपने 8-10 बातें
पढ़ने की कोशिश की है। मैंने आपको खूब बढ़िया से समझाने की कोशिश की है और आपने समझने की भी कोशिश की है ना। तो आज जो है अपना ये वंशानुक्रम का जो छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। कल अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।